अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ आज पुराम में डेफिनेटली बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। स्पेशल ओलंपिक्स के हवाले से बात होगी जहाँ पाकिस्तानी बच्चों ने एक मरतबा फिर अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन पीसीबी के इलेक्शन के हवाले से पीसीबी का गवर्निंग बोर्ड का इजलास भी कल तलब किया गया है। कुछ मामला अदालतों में भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कल क्या सूरत हाल होगी इस हवाले से बात करेंगे। इसका क्या इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान क्रिकेट पर, इसके हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ हमें जो है वो स्काइप के जरिए लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे तफसीली इस सारे मामले में बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट के मामला पर पीसीबी चेयरमैन के हवाले से जो इलेक्शन और कल गवर्निंग बोर्ड का इजलास बुलाया गया है, इस पर बात करते हैं। अब्दुल रऊफ ने हमें ज्वाइन किया। रऊफ, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 7 महीने में 3 चेयरमैन ऑलरेडी तब्दील हैं। पहले रमीज राजा थे, फिर नजम सेठी साहब, अब एक और चेयरमैन की तैयारी हो रही है। आपने बहुत ज़्यादा इस पर आवाज़ उठाई है अब्दुल रऊफ के पाकिस्तान में क्रिकेट का जो सिस्टम है वो किस अंदाज से चलाया जा रहा है, इसका खिलाड़ियों पे क्या असर है, सिलेक्शन वगैरह तो चले बाद में आती है। ये जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैनशिप का मामला है और ये जो टॉप मैनेजमेंट के ऊपर जो इतनी अनसर्टनटी है, रऊफ इसका कितना असर पड़ता है खिलाड़ियों पर? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो ये अनसर्टेनिटी है कि अभी भी किसी भी इदारे के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए फ़ायदेमंद तो साबित नहीं हो सकती, जी जी। बल्कि इसके बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। अब जो आपके सामने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आइसोलेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तनहा खड़ा, वो इन्हीं जो हालात है इसी का शाखसाना है कि जो हमारी बार बार की जो इंटरनल चेंजेस है, बार बार की जो हमारी पॉलिटिक्स है इंटरनल, और एक पावर की दौड़ के लिए जो हमारे काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें शामिल होते हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट का भी नुकसान करते हैं और पाकिस्तान में जो बच्चे हैं उनका भी नुकसान करते हैं, और ओवरऑल जो पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेट होता है, और उसके बाद जो पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल रिलेशंस है बाकी कंट्रीज के साथ, वो भी उस तरीके से फ्रूटफुल साबित नहीं होते। अभी आपने देखा कि रिसेंट जो एशिया कप हुआ उसमें पाकिस्तान की जो 13 मैचेस में से 9 मैचेस बाहर चले गए, 4 मैचेस पाकिस्तान में रह गए, और उसके अलावा भी जो काले बादल वो मंडलाते रहते हैं आपके सरों पर। तो आपके कभी कोई टीम बाना बना रही होती, कभी कोई टीम, क्योंकि 3 या 4 माह या 6 माह या 1 साल का टेन्योर होता है किसी भी चेयरमैन का, और उसके बाद जो आगे की टीम होती है, तो उसकी वजह से कभी भी सस्टेनेबिलिटी हो नहीं सकती पाकिस्तान क्रिकेट के हालात में। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ना कि आप शख्सियात को मजबूत करने के चक्रों में लग जाएं और वो फिर आकर अपनी मैनिपुलेशन शुरू कर देते हैं, जिससे इदारे कमज़ोर हो जाते हैं और जो अफराद होते हैं वो पावरफुल हो जाते हैं। अब रोफ डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। हमने देखा कि बाबर आजम की कैप्टनसी तक पर सवाल उठे, फिर अफगानिस्तान सीरीज़ में जिस तरह से खिलाड़ियों को रेस्ट करवाया गया। अब ये भी एक अजीब सी बात लगती है कि जो खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं, जो असल स्टेक होल्डर्स हैं, उनके ऊपर आके क्वेश्चन करें, लेकिन फिर वो खुद घर चला जाए। तो ये तो वैसे इट डजंट मेक एनी सेंस। ये जो सारा कुछ आपने देखा अफगानिस्तान की सीरीज़ से पहले, जो एक पूरी एक ड्रामा क्रिएट हुआ, फिर वो शाहीन का ट्वीट भी आपको याद होगा, हमने आपसे भी बात की थी, मुझे याद है इस हवाले से। बट ये कितना अजीब होता रऊफ़ कि अगर वो उस वक्त कोई तब्दीली की जाती या सोच रहे थे जिस तरह वो आधा काम भी कर लिया जाता और बाद में मैनेजमेंट चेंज होती, फिर खिलाड़ी बेचारा यहाँ कहाँ स्टैंड करता है? देखिए, खिलाड़ी की मेरा ख्याल है कि कोई स्टैंडिंग नहीं रह जाती, और जब इस तरह के हालात होते हैं, फाड़ फिसाड़ का सिलसिला जारी रहता है, तो उसमें आपके जो प्लेयर्स हैं वो भी सफ़र करते हैं, आपकी टीम भी सफ़र करती है, आपकी कम्बिनेशन नहीं बन सकते। फिर जो आपके नीचे मैनेजमेंट होती है, जो आपने सिलेक्शन कमेटी हायर की होती है, वो अपने तजर्बात शुरू कर देती है। आप देखें कि आप 3 या 4 या 5 साल या 8 साल में एक प्लेयर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है, फिर सडनली आपका क्रिकेट बोर्ड चेंज हो जाता है, और फिर चेंज होने के बाद जो नई टीम आती है वो उस प्लेयर के बारे में बातें शुरू कर देती है, उसका जो अपना फ्यूचर होता है वो दाव पर लग जाता है। फिर जो आपके जिन पे इन्वेस्ट किया होता है 4-5 साल से, पाकिस्तान ने करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया होता है, और उस सिर्फ ये पैसा नहीं इन्वेस्ट किया होता, मगर जो उसकी रिप्लेसमेंट होती है उसको भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, और एक प्लेयर की जो रिप्लेसमेंट पे 5-6 बच्चे होते हैं वो भी ज़ाया हो चुके होते हैं। तो फिर आप उस प्लेयर को भी जब आउट कर देते हैं, फिर नए लड़कों को ले आते हैं, फिर वो फ्लॉप होते हैं, कोई दूसरा आ जाता है, तो फिर इस तरह कभी भी आपका जो टीम है वो उसमें सस्टेनेबिलिटी नहीं आ सकती, और फिर इसी तरीके के जो रिजल्ट हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब रोज जो प्रीवियस मैनेजमेंट डिसीजन लिए, स्पेशली मिकी आर्थर के हवाले से, जो कि वो पाकिस्तान टीम के साथ मौजूद नहीं है, एशिया कप में भी शायद वो भारत के खिलाफ मैच के लिए सिर्फ आएंगे, श्रीलंका टूर पे भी वो नहीं आ रहे, फिर ये डिबेटेबल रहा, क्वेश्चनेबल रहा। फिर ग्रांट ब्रैडबर्न की जो अपॉइंटमेंट हुई, वो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में थे, और आलिया रशीद साहिबा जो कि बड़ा इंडिपेंडेंट कहती हैं, उन्होंने कहा कि कोई बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस तो उनकी वहाँ भी नहीं थी। तो हमने जो तैनातियाँ की हैं वो पहली क्वेश्चनेबल। अब ज़क्का अशरफ या जो भी चेयरमैन पीसीबी बनते हैं, ज़्यादा चांसेस ज़क्का अशरफ साहब के दिखाई दे रहे हैं। क्या करना चाहिए? उनके पास वक्त तो नहीं है, क्योंकि जैसा एशिया कप के मामले पे भी उन्होंने कहा कि जी मुझे कमिटमेंट को ऑनर करना पड़ेगा।
एशिया कप सर पर है, वर्ल्ड कप सर पर है, क्या हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? देखिए, बेसिक चीज़ ये है कि आप इमीडिएट चेंजेस नहीं कर सकते। चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ द टाइम, और जो आपकी रिक्वायरमेंट है उनको सामने रखकर चेंजिंग आती हैं, और उसके बाद जो आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है आपको वो सस्टेन करनी पड़ती है। जब तक आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनेगी, आपके जो इंटरनल मैटर्स हैं और जो एक्सटर्नल मैटर्स हैं वो दोनों सफ़र करते रहेंगे, और इसमें आपके प्लेयर्स भी वो भी सफ़र करेंगे। क्योंकि आप देखें कि जब इहसान मानी आए थे तो उन्होंने मिसबाह-उल हक को 3 जो ओहदे थे वो दे दिए थे। उस पर पूरी जो पाकिस्तान क्रिकेट कम्युनिटी है उसने अपने खदशात का इज़हार किया था कि एक आदमी वन मैन शो कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद उनका जो डिसीजन था वो कम्प्लीटली रॉन्ग साबित हुआ, मगर अब उस पर उनको पूछताछ नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो अपना टर्न्योर गुजारा, उन्होंने अपनी जो लग्जरी लाइफ थी वो गुजारी और निकल गए। उसके बाद वसीम खान आए, उनको बिल्कुल पता ही नहीं था पाकिस्तान के ग्रास रूट कल्चर का। उन्होंने बिल्कुल जो नीचे सिस्टम था उसको कोलैप्स कर दिया। ना आपकी सिटी क्रिकेट हुई, ना आपकी रीजनल क्रिकेट हुई, ना आपका क्लब क्रिकेट बहाल हो सकी, ना स्कूल की क्रिकेट चल सकी। फिर रमीज राजा है, उनका 6 माह का टर्नओवर था, उसमें क्योंकि जो एक पॉलिसी थी उस वक्त की गवर्नमेंट की कि उन्होंने डिपार्टमेंट और रीजन्स खत्म कर दिए थे, जी जी। और 25 करोड़ की आबादी में इस तरह खत्म कर देना बड़ा मुश्किल हो जाता है सिस्टम को चलाना। वो उसका सारा नजला रमीज राजा पर गिरा, और सेठी साहब आ गए। सेठी साहब ने फिर अपनी पॉलिसी देनी शुरू कर दी, हाइब्रिड मॉडल, कभी कभी डोमेस्टिक का दूसरा स्ट्रक्चर। उसके बाद बाबर आजम की कैप्टनसी के बारे में बयानात, और काफ़ी एक पंडोरा बक्स उन्होंने खोले रखा। तो उसके बाद अब वो चले गए, तो आप अशरफ साहब का नाम सुन रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसमें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, जो इदारा है वो सफ़र कर रहा है, और जो उसके प्लेयर्स हैं और जो उसके साथ अफिलिएशन है बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ, वो भी बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है कि वो डिफॉल्ट का क्या उसको कहते हैं कि डिक्लाइन का शिकार है। रोज़ तवील अरसे आपने क्रिकेट खेली, आउटस्टैंडिंग आपका रिकॉर्ड है फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर, और पाकिस्तान को भी आपने रिप्रेजेंट किया। आप बेहतर बता सकते हैं ये जो सारा कुछ हो रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, बहुत कम इस टॉपिक पे बात होती है, लेकिन जब भी आप आते हैं मैं ज़रूर डोमेस्टिक क्रिकेट पे बात करता हूँ कि आप देखिए कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना वो लपेट दिया गया, और फिर खान साहब की ख्वाहिश थी, और फिर वसीम खान साहब की, और पहली बात तो उसके जो पैटर्न थे कि डिपार्टमेंट क्रिकेट को बंद करके एसोसिएशन लाए जाएँ, फिर अब वो दोबारा उसका रिवर्स हो रहा है। ये इसका एक प्लेयर के ऊपर सर क्या असर पड़ता है? ठीक है, हमारी पिचेस का कुछ पता नहीं है, वो रमीज राजा साहब भी कह रहे थे जी कोई ऑस्ट्रेलियन सॉइल आएगा, पता नहीं कहाँ लगा कहाँ नहीं लगा। बतौर इदारा में पीसीबी की बात करूँ कि कोई चीज़ क्लैरिटी से है ही नहीं। अब डिपार्टमेंट क्रिकेट पर आपकी रऊफ लेटेस्ट न्यूज़ आपके पास क्या है, जो कि आप भी क्योंकि डिपार्टमेंट से खेलते रहे हैं, कितने डिपार्टमेंट मान जाएंगे और कब तक मानेंगे? और 3-4 महीने बाद, 6 महीने बाद जब इलेक्शन है, हु नोज़ के फिर क्या होगा, फिर डिपार्टमेंट क्या सोच होंगे। तो ये डोमेस्टिक क्रिकेट तो आपकी बुरी तरह इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार है। बिल्कुल, ये पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक का सारा स्ट्रक्चर है उसको रोलिंग स्टोन की तरह इन्होंने रख दिया, और कोई उसको छुड़े मार रहा है, कोई किसी तरफ से, कोई उधर से लुढ़का रहा है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ना नीचे कोई क्रिकेट हो रही है, ना स्कूल की है, ना कॉलेज की, ना यूनिवर्सिटी की क्रिकेट ऑर्गेनाइज कर सके, ना डोमेस्टिक क्रिकेट को सही पैटर्न पर चला सके, और ना ही इंटरनेशनल क्रिकेट। आपका देखें कि इनका जो इंटरनेशनल जो रिलेशन है बाकी कंट्रीज के साथ, वो कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, यानी कि किसी जगह पर भी कोई पॉलिसी नहीं है। और यही जो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप इदारे को मजबूत करें। इदारे का आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जो है, उसके बाद न्यूजीलैंड और इंडिया का सिस्टम है, चाहे कोई भी आ जाए, मगर वो सिस्टम के साथ छेड़खानी कोई भी नहीं करता, वो सिस्टम को चलते रहना देते हैं। अगर यहाँ पर देखें कि जो आदमी आता है, चाहे 6 माह के लिए आया, 3 माह के लिए आया, वो सारे सिस्टम को बदल देता है, और उसमें फिर नुकसान सबसे बड़ा यही हो रहा है कि जो आपके प्लेयर्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी भी जो आप देखें कि 6-8 डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने एग्री किया, और बड़ा मुश्किल हो जाता है एक डिपार्टमेंट के लिए दोबारा अपनी टीम क्रिएट करना, फिर 30-40 नए लड़के रिक्रूट करना, फिर उनको जॉब्स वगैरह देना, और फिर पूरा मैनेजमेंट सिस्टम उनके लिए तलाश करके फिर उसको लाना। अब अगर उनको यही अनसर्टेनिटी होगी कि 6 महीने के बाद अगर दोबारा इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आ गई, तो फिर वो दोबारा एक दफा सिस्टम को उखाड़ देंगे, तो फिर हम कहाँ पर स्टैंड करेंगे। इसी तरीके से जो नीचे ग्रेड 2 के 25-28 डिपार्टमेंट है, वो भी विलिंग है पार्टिसिपेट करने में। और इसमें जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो आपके 15-16 रीजन्स होंगे, अगर उसमें प्लेयर्स की तादाद नहीं आती तो वो डिपार्टमेंट में खप जाएंगे, और एक बड़ी तादाद को जो स्पोर्ट्समैन किया वो बेरोजगारी से बच जाएगी, उनको रोजगार मिल जाएगा, और कंपटीशन में इजाफा होगा। तो मगर इस सिस्टम को बार बार जब इसको चेंज करेंगे तो वो तो कहीं का नहीं रहेगा। ठीक है, पुराने ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं रोहित से पूछूंगा कि जो पाकिस्तान का दौरा श्रीलंका है, इस पर इनकी क्या राय है, चूंकि पाकिस्तान ने बड़ा स्ट्रगल किया है रीसेंट टेस्ट क्रिकेट सीरीज के अंदर। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराना रिप्ले में खुश आमदेद। और रऊफ, हमने बात की थी अभी पीसीबी चैंपियनशिप के हवाले से, लेकिन अगर आप देखें तो पाकिस्तान के लिमिटेड ओवर्स की परफॉर्मेंस गुज़िश्ता 2 साल में इतनी बुरी नहीं है। हमने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, एशिया कप में भी फाइनल खेला, वो कि टाइटल नहीं जीत सके, लेकिन एक शोबा, एक फॉर्मेट जहाँ हमने बड़ा स्ट्रगल किया वो है टेस्ट क्रिकेट। हम अपने मुल्क में कोई टेस्ट
सीरीज़ नहीं जीत सके। हमने ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त खाई, इंग्लैंड से खाई, न्यूजीलैंड ड्रॉ करके चला गया। अब श्रीलंका का असाइनमेंट आ रहा है। अब आपका स्पिन डिपार्टमेंट रोज बहुत वीक दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तो कोचेज़ आपके पास नहीं है। मॉर्ने मॉर्कल को आपने कोच अपॉइंट किया, ठीक है, उनके क्रेडेंशियल हो सकते हैं कोचिंग के हवाले से, लेकिन एशिया कप आप खेल रहे हैं पाकिस्तान श्रीलंका में, वर्ल्ड कप होना है इंडिया में, स्पिन बॉलिंग कोच आपके पास है नहीं। फिर आपने टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो टीम सेलेक्ट की है उसमें अबरार और नोमान तो चले स्पिनर हैं, एक इनएक्सपीरियंस है, एक आउट ऑफ फॉर्म है, और फिर आपने नवाज को और सलमान अली आगा को स्पिनर्स कैटेगरी में डाला हुआ है। रऊफ, आपकी क्या राय है? देखिए, मेरा ख्याल है कि जिस तरीके के क्रिकेट बोर्ड के हालात है वही हाल सिलेक्शन कमेटी का, और वो अपनी मर्जी के फैसले कर रहे हैं। आप देखें कि एक तो स्पिन बॉलर डिपार्टमेंट की आपने बात किया, दूसरा जो फास्ट बॉलिंग में हसन अली की देखे परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डिक्लाइन का शिकार है। पिछले 8-10 मैचेस में उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है और फिर वो दोबारा उनको टीम में लिया गया है। इसी तरह शान मसूद की जो पोजीशन है वो भी बिल्कुल किसी तौर पे जस्टिफाई नहीं करती कि वो पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट होते हैं, और उनको भी दोबारा सिलेक्ट किया गया। उसी तरह जो नवाज है वो तो एक T20 फॉर्मेट के ऑलराउंडर है, वो स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है, और उनको पाकिस्तान की टेस्ट टीम के साथ रखा जा रहा है। उसके बाद जो आपके नोमान अली है वो देखें कि नो डाउट के किसी जमाने में वो बहुत अच्छे होंगे। तो इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का या पुराने जो सिलेक्शन कमेटी थी उनका फॉल्ट था। तो आप जो नए लड़के हैं उनके साथ किस चीज का बदला ले रहे हैं? एक 40 साल की उम्र में उनको दोबारा सिलेक्ट करके आए। आपके पास अगर आपका सिस्टम प्रॉपर्ली फंक्शन, आपका डोमेस्टिक और ग्रास रूट सिस्टम चल रहा है, तो आप नए स्पिनर किधर? आपने कब से जो स्पिन बॉलिंग कोचेस पाकिस्तान क्रिकेट अकेडमी में रखे हुए हैं, वो एक स्पिनर आपको डेवलप करके नहीं दे सके। तो अभी आपका जो वाइड फोकस है वो अबरार पे होगा। अगर अबरार को वो श्रीलंकन बैट्समैन अच्छे तरीके से काउंटर करने में कामयाब हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए रिजल्ट प्रोड्यूस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा वहां पर। रोफ, आपने बात की कोचेस की, तो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जब सकलैन मुश्ताक साहब मौजूद थे, मोहम्मद यूसुफ साहब मौजूद थे, और जब इनको पाकिस्तान की टीम में ट्रांसफ़र किया गया, नमीद राजा साहब ने, आपको याद है जब सकलैन मुश्ताक को हेड कोच बनाया था, और आपको याद होगा कि जो मिसबाउल हक हैं और जो वक़ार यूनुस उनको घर भेजा गया। आपके इल्म में होगा ना कि उसके बाद से अब तक नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उन पोस्ट पर तो उस वक्त तक तो तैनाती कोई नहीं हुई। इतनी अहम ये शोबा है, और आप देखें ना कि आपके जो स्ट्रगल फेजेस में प्लेयर होते हैं उनको NHPC जाना चाहिए या नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो मर्जी कह दें, कराची में ही बनी हुई है, इसकी यूटिलाइजेशन सही हो रही है? बिल्कुल भी नहीं यूटिलाइजेशन हो रही। जिसकी सिफारिश होती है उसी को कोच अपॉइंट कर दिया जाता है, और इतने बड़े बड़े ओहदों पर इनको दिया जाता है जिनकी तालीम वाजिबी सी है। जब आप किसी को डायरेक्टर लगाते हैं या किसी हाई पोस्ट पर हेड कोचेस वगैरह लगाते हैं, तो उसकी कम अज कम उसके पास MSc या MPhil की डिग्री तो लाजमी होनी चाहिए स्पोर्ट्स साइंसेज की। जब आपके पास डिग्री नहीं है तो आप किस बेस पर किसी को एजुकेट कर सकते हैं? क्योंकि कोचिंग सिर्फ एक आपके जो सिर्फ ये नहीं पकड़ना कि बॉल किस तरह पकड़ना है, और ये सिखाना नहीं होता कोचिंग की आप बॉल पकड़ना कैसे, फेंकना कैसे है। कोचिंग में बहुत बड़ी चीजें आ जाती है, इसमें आपकी साइकोलॉजी आ जाती है, आपके बायोमैकेनिक्स आ जाते हैं, आपकी जो पूरी इसमें फिजिक्स इन्वॉल्व हो जाती है। जब इन लोगों को इस चीज का नहीं पता तो फिर उसके बाद आपकी डेवलपमेंट यही जीरो होगी कि मुश्ताक अहमद भी वहाँ पर है, सकलैन मुश्ताक भी पिछले 10-15 साल से इसी नेशनल क्रिकेट अकेडमी में काम कर रहे हैं, और आप एक सिंगल स्पिनर पाकिस्तान को प्रोड्यूस करके नहीं दे सके। यासिर शाह एक आखिरी स्पिनर था जो पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया था, और वो राइट फ्रॉम ग्रास रूट पर आया था, मगर उसके बाद अभी तक एक भी स्पिनर प्रोड्यूस करने में नाकाम रहे हैं। तो इसका मतलब है कि फेलियर है आपके सिस्टम का। आप सिफारिश पे या बड़े नामों पर जाते हैं बजाय कि आप क्वालिफिकेशन पे। और फिर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आप इनको एक कम्प्लेक्स है, जिस तरह सेठी साहब ने बाहर से लोग हायर किए थे जो फॉरेन कोचेज हैं, ये एक्सपीरियंस पहले इंडिया भी कर चुका है, श्रीलंका भी कर चुका है, और बांग्लादेश भी कर चुका है। मगर जब तक आप उनके साथ अपने हाईली क्वालिफाइड लोग नहीं रखेंगे, अब एक आदमी ने PhD की हुई है या मास्टर किया हुआ है, वो उसको वो मैट्रिक फेल एक आदमी है उसके साथ आप रख देते हैं सिफारिश पे, तो वो 8 साल भी उसके साथ रहेगा तो उससे क्या सीखेगा? कुछ भी नहीं। इसीलिए आपका कोई ना तो कोच नहीं कर रहा है, ना आपका कोचिंग प्रोग्राम फ्लोरिश कर रहा है, और ना ही आप कोई अपना कोच बिल्ड करने में कामयाब हुए। रोफ, आपने बात की यासिर शाह की, और एक मुझे बात बताई सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट ने कि यासिर शाह ठीक है, उनकी आउट ऑफ फॉर्म भी हो सकते हैं, आउट ऑफ फिटनेस भी हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा परफॉर्मर था, उसको शायद आप रिस्पेक्ट दे सकते थे अगर आपने उसको प्लान में नहीं रखना था। वही जो आप लोग के ज़माने से होता आ रहा है कि खिलाड़ियों के साथ ज़्यादती या फिर कम से कम उनसे कम्युनिकेट ना करना। मेरी इत्तला के मुताबिक जो एक सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट ने मुझे बताया कि वो तो शायद अपने कारोबार पर तवज्जो देने लग गए कि उनको किसी ने पूछा, वो बददिल हो गए। यासिर शाह की जो परफॉर्मेंस थी, अगेन रऊफ आप बिल्कुल अगर चाहें तो आर्गूमेंट कर लें, और मैं उस पर बिल्कुल जो है ना आर्गूमेंट नहीं करूँगा आपकी बात पर कि शायद उनकी परफॉर्मेंस या फिटनेस का म्यार नीचे आया था, इसमें कुछ शक नहीं है। बट क्या खिलाड़ी को इस तरह भूल छोड़ दिया जाता है, उसको बुला दिया जाता है? हमने कौन सा कोई मुरलीधरन ढूंढ लिया था या कोई हमें शेन वॉन जैसा स्पिनर मिल गया था? यासिर शाह कहाँ चले गए?
देखिए बेसिक जो चीज़ अगर मैं सच बोलूँ तो मेरा ख्याल है कि सच बहुत ज़्यादा कड़वा और काफ़ी लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों की लॉबीज़ हैं जो बड़े शहरों के लिए काम करते हैं। इसमें इस्लामाबाद है, कराची है और लाहौर में। और इस पे जो जो छोटे शहर हैं वो हमेशा डिप्राइव रहते हैं और उनके प्लेयर्स भी डिप्राइव रहते हैं। यासिर शाह से पहले आपको याद होगा जुनैद खान की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बिल्कुल, थी बिल्कुल। और उनको जिस तरीके से साइडलाइन किया गया वो एक काबिल अफसोस चीज़ है। या जुनैद खान को भी इसीलिए छोटा शहर होने की सज़ा दी गई और ये यासिर शाह भी वहाँ के हैं, तो इनके लिए ना तो सिलेक्शन कमेटी में कोई आदमी मौजूद था और ना ही आवाज़ उठाने वाला। आप देखिए कि मैं इसकी सिंपल एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी तो 4-5 लोगों का गवर्निंग बोर्ड बना है जिसमें लाड़काना है, जरा मराज माली है, बावलपुर है और इस तरह के नुमाइंदे शामिल है। अब देखें कि इनकी सक्सेस इसीलिए होगी कि अगर ये अपने इलाकों के छोटे शहरों के लोग सिलेक्शन कमेटी में या पाकिस्तान की जो हाई मैनेजमेंट है उसमें शामिल करें। अगर ये 4 साल अपना टेन्योर गुजार कर चले जाते हैं और ये देखते रहते हैं कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से ही आकर लोग नेशनल क्रिकेट एकेडमी में भी डायरेक्टर लग जाते हैं, कोचेस लग जाते हैं और उसके बाद जो आपकी सिलेक्शन कमेटी है वहां से लोगों को उठाकर उस सिलेक्शन कमेटी में डाल दिया जाएगा, तो एंड ऑफ द डे 3-4 साल के बाद ये लोग कहां पर खड़े होंगे? ये तो फिर कुछ भी नहीं लेकर वापस अपने घरों को जाएंगे, तो इसी तरीके से सिस्टम के लिए को रोते हुए वापस चले जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि अभी इनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अच्छे लोगों का इंतखाब करें छोटे इलाकों में से। यासिर शाह के हवाले से जो मैंने बात की रऊफ, क्या आपने जो उनकी परफॉर्मेंसेस देखी या बतौर क्रिकेटर, जब एक क्रिकेटर इतनी परफॉर्मेंस कर चुका और उसके ऊपर कुछ बुरा वक्त आया उसकी फिटनेस पे, तो क्या ये हमारी एनएचपीसी वो आपको, आप तो खैर जुनैद खान की बात करते हैं, मैं तो शाहीन शाह अफरीदी की भी रोज़ यहाँ मिसाल देता हूँ। जब वो वर्ल्ड कप से पहले इंजर्ड हुए तो आप पहले उनको नेदरलैंड लेके घूमते रहे, फिर आप उनको यूई लेके गए, आपके जो मेडिकल पैनल के सरबराह थे वो भी टीम के साथ घूम रहे थे, तो ये फिर एनएचपीसी को किस लिए खोला हुआ था हमने? ये बिल्कुल सही, क्योंकि जब सिफारिश पे चीजें बढ़ती होगी तो फिर आप एनालाइज नहीं कर सकते कि मेडिकली किसको क्या प्रॉब्लम है और किसको किस तरीके से। अब शाहीन अफरीदी को देखेंगे कहाँ से उठाया, हॉलैंड ले गए, इंग्लैंड ले गए, दुबई ले गए और उसका जो लिगामेंट था वो इंजर्ड था और इनको पता ही चला, हॉलैंड में जाकर इनको पता चला और फिर दुबई में उसको लेकर गए, वहां से इंग्लैंड भेज दिया ट्रीटमेंट के लिए। ना आप ट्रीटमेंट कर सकते हो ना आप इंजरी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से यासिर शाह को है, अगर उसका कोई प्रॉब्लम था तो आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 2 हाईली क्वालिफाइड स्पिन बॉलिंग कोच रखे हुए थे, तो वो कहाँ पर थे? वो उसको क्यों नहीं दुरुस्त कर सके? एक आदमी 300 से ज्यादा विकेट ले चुका और उसको एक माइनर सा इश्यू था, वो भी उसका वो सॉल्व नहीं कर सके और बातें आकर बड़ी बड़ी करते हैं, तो ये एक कंप्लीट फेलियर है। और आज जो अपना यासिर शाह उसके साथ ज्यादती है, मेरा ख्याल है कि अभी भी पाकिस्तान का सबसे टॉप बॉलर है और उसको इस तरीके से पाकिस्तान टीम से डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए था जिस तरीके से उसको किया गया। उसका बिल्कुल जो इंग्लैंड की सीरीज थी, जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी, न्यूजीलैंड की सीरीज थी, उनमें से किसी 2 सीरीज में उसका बिल्कुल पाकिस्तान में चांस बनता था और उसको इन सीरीज में खेलना चाहिए था, मगर उसको मौका नहीं दिया गया। आखिर में रऊफ, क्योंकि पाकिस्तान श्रीलंका जा रहा है और श्रीलंका की जो परफॉर्मेंसेज हैं, अभी तो खैर वर्ल्ड कप क्वालिफायर कह रहे हैं कि जयसूर्या उनके स्पिनर है, उसने पाकिस्तान को बड़ा तंग किया, अच्छा लेफ्ट आर्म उनके पास स्पिनर भी है। सो क्या समझते हैं पाकिस्तान का चांस क्या होगा? चूँकि शायद श्रीलंका अब पुराने नाम जैसे जयवर्धने, संगाकारा या मुरलीधरन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अपने होम में वो एक बहुत तगड़ी टीम है। और दूसरा, बिल्कुल आपने ये चीज़ भी नोट की होगी, जहाँ हमारे स्पिनर्स इतने पाए के नहीं हैं, आला पाए के, हमारा स्पिन के खिलाफ रिकॉर्ड भी इतना अच्छा नहीं है। बहुत सारे हमारे जो प्लेयर्स हैं वो स्पिनर्स को खेलते हुए स्ट्रगल करते हैं। हमारा टॉप 3 बारह ज़रूर अच्छा है, अब्दुल्ला, इमाम या बाबर, ये तीनों परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन अब फवाद आलम, अजहर अली भी नहीं है। तो इस सीरीज़ में आप पाकिस्तान टीम का इम्तिहान कैसा देख रहे हैं? देखिए, जो लास्ट पाकिस्तान और श्रीलंका की सीरीज हुई थी उसमें जयसूर्या ने 3 टेस्ट मैचेस में 24 या 25 विकेटें ले ली थी और बड़ा मुश्किल से पाकिस्तान नैरोली स्केप हुआ था कि वो बचने में कामयाब हो गया था, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा स्पिनर मौजूद नहीं था। मगर मेरा ख्याल है कि इस दफा वो बेहतर तैयारी के साथ आएंगे और जयसूर्या के साथ 1 या 2 स्पिन बॉलिंग ऑप्शन जरूर रखेंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट इस वक्त साथ है वो देखते हैं कि किस तौर पर वो इनको हैंडल करने में कामयाब होते हैं, उनकी तैयारी का क्या म्यार है। दूसरी जानब अगर पाकिस्तान के जो अबरार है उन पे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा नुमान अली से या मोहम्मद नवाज से बहुत ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं है कि वो इतना ज़्यादा कोई सरप्राइज करेंगे श्रीलंका में। मगर अगर उबरार को वो श्रीलंकन बैट्समैन अच्छे तरीके से टैकल करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए सीरीज में अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करना। चले, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर। हमारे साथ मजीली बात हुई पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज़ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कल होने वाले इलेक्शन के हवाले से। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मजीद जो टॉपिक्स हैं उन पर बात करेंगे।
पुराम रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के इंतखाब के लिए इलेक्शन कल होने हैं, लेकिन उससे पहले क्या मामला कोर्ट में भी गया हुआ है। इस सारी सूरत हाल बात करते हैं। हमारे जो लाहौर में स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं गुलाम मुर्तज़ा हमें ज्वाइन करें। गुलाम, 27 जून की डेट दी गई थी, गवर्निंग बोर्ड भी असर नो तश्कील दिया गया, डिपार्टमेंट रीजन्स तब्दील हुए। अब कल जब PCB चेयरमैन के इंतखाब के हवाले से जो प्रोसेस है गुलाम मुर्तज़ा वो क्या है, टाइमिंग्स क्या है, और जो मामला शायद कोर्ट के हवाले से भी कुछ खबरें मौजूद है उसकी भी वजाहत कर दीजिएगा। क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन का इंतखाब कल दिन 2 बजे उसका इजलास बुलाया गया है और उसमें इलेक्शन होगा, जिसमें 4 रीजन्स के नुमाइंदगान और 4 डिपार्टमेंट के नुमाइंदगान शरीक होंगे। जबकि वजीर आजम की जानिब से 2 उम्मीदवार नामजद किए गए, जिनमें चौधरी ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रमदे शामिल हैं। तो ये तमाम जो रीजन्स के और डिपार्टमेंट के लोग होंगे इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे और उसके बाद नए चेयरमैन का इंतखाब हो जाएगा। और ज्यादा उम्मीद की जा रही है कि चौधरी ज़का अशरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन मुंतखब हो जाएंगे। दूसरी जानिब आज लाहौर हाई कोर्ट में जो पेशावर रीजन से ताल्लुक रखने वाले क्रिकेट ऑर्गेनाइजर हैं गुलजादा, उनकी जानिब से 2 दरख्वास्तें दायर की गई हैं और उसमें कहा गया है कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंतखाब गैर कानूनी है और ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी मुतफरिक दरख्वास्त भी उनकी जानिब से जमा करवाई गई है, जिसमें कहा गया है कि ये इसके ऊपर स्टे, इलेक्शन के ऊपर स्टे जारी किया जाए। तो अदालत से उन्होंने दरख्वास्त की है कि स्टे जारी किया जाए और अदालत की जानिब से वो दरख्वास्त पर समाअत कल 9 बजे के लिए मुकर्रर कर दी गई है। सुबह औकात में इसके ऊपर समाअत होगी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इसके हवाले से नोटिस जारी कर दिए गए, जबकि गुलजादा को भी नोटिस जारी किया गया है कि 9 बजे समाअत में आके अपना मौक़िफ़ पेश करें। तो कल 9 बजे समाअत होगी, तो उसके बाद अगर अदालत की जानिब से ये फैसला किया जाता है कि इलेक्शन नहीं होगा तो इलेक्शन के ऊपर स्टे आ जाएगा। और अगर अदालत की जानिब से वो मुतमईन नहीं होते, गुलजादा की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई है उसमें अपने वो दलाइल से मुतमईन नहीं कर पाते, तो फिर इलेक्शन कल 2 बजे शेड्यूल के मुताबिक होगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जब हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक होगा, हमारे वकला कल पेश होंगे 9 बजे, उसके बाद जो अदालती फैसला होगा उसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। तब्दीली जो हुई गुलाम मुर्तज़ा, जो कि नजम सेठी साहब की गवर्निंग जो मैनेजमेंट कमेटी थी, जो उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव डाले थे, चाहे वो डिपार्टमेंट हो या रीजन्स हो, 8 मिलाकर उसको तब्दील किया गया, ये क्या कहानी थी? क्या जाते जाते जो उन्होंने नॉमिनेशन की थी उसको ज़का अशरफ साहब को क्यों एतराज़ था? क्या ये पसंद नापसंद का खेल है? क्या इसमें पहले बड़े रीजन्स आए, फिर छोटे रीजन्स आ गए, डिपार्टमेंट भी तब्दील हुए, ये इसके पीछे सारी क्या कहानी है? जी गफार भाई, इसमें यह कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन का इंतखाब होना था और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में जो अफराद शामिल होने थे उन्होंने उनके वोट की बेस पे नए चेयरमैन का इंतखाब होना था। तो नजम सेठी की जानिब से अपने जो करीबी जो अफराद थे, जो बड़े रीजन्स के जिसमें नुमाइंदगान थे लाहौर, पेशावर और कराची के, तो उनको इलेक्ट करवाया गया ताकि उनको आसानी से वोट मिल जाए। लेकिन जब वो पता चला कि वो खुद ही दस्तबरदार हो चुके हैं और उसके बाद उन्होंने अगले चेयरमैन के इंतखाब के लिए रोड़े अटकाने के लिए ये फैसला किया कि वो दीगर जो डिपार्टमेंट और रीजन्स के लोगों को उसमें शामिल किया गया। अब जो वो IPC की मिनिस्ट्री थी तो उनसे राब्ता किया, क्योंकि उम्मीदवार जो थे वो ज़का अशरफ थे, तो उन्होंने IPC मिनिस्ट्री से राब्ता किया और उन्होंने कहा कि ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर पहले बनाया गया है नजम सेठी की ज़ेर क़यादत, ये गैर कानूनी है। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नोटिस जारी किया और कहा कि ये बोर्ड ऑफ गवर्नर जो ख़त्म कर दिया जाए। और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अहमद शहजाद राना ने उस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को ख़त्म करके नया बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाया, जिसमें 4 रीजन्स के नुमाइंदगान थे, जिसमें 13 मुराद जमाली बहावलपुर, आज़ाद कश्मीर, ये 4 रीजन्स के थे और डिपार्टमेंट स्वीट सदर्न गैस पाइपलाइन और इसी तरह जो दीगर डिपार्टमेंट इसमें शामिल किए गए थे, ताकि उनको आसानी से वोट मिल जाए और नए चेयरमैन वो मुंतखब हो जाए। तो इसलिए इन नुमाइंदगान को शामिल किया गया था। तो अभी क्योंकि गुलजादा आपको भी पता है कि वो उनका पेशावर से ताल्लुक है, वो क्रिकेट ऑर्गेनाइजर है, उनकी जानिब से इसी वजह से दरख्वास्त उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी है। ये 2 आपको याद होगा, ये पहले भी इसी तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा था कि सुबह के टाइम पे हम देखते हैं कि नजम सेठी साहब चेयरमैन होते थे 2 साल पहले, सॉरी 2 नहीं 4 साल पहले, सुबह के टाइम पे नजम सेठी साहब इसके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन होते थे और शाम के औकात में ज़का अशरफ इसके चेयरमैन होते थे। बाद में मामला सॉर्ट आउट हुआ, तो अभी भी
कुछ ऐसा ही लग रहा है कि क्योंकि अदालत में वो केस चला गया है और कल अगर 9 बजे स्टे ऑर्डर स्टे नहीं होता तो इलेक्शन अपने शेड्यूल के मुताबिक होगा, नहीं तो उसके बाद एक बड़ी दरख्वास्त भी है जिसके ऊपर ईद के बाद समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से वो मुकर्रर की जाएगी। चलें, सुबह 9 बजे जो है वो अदालत का टाइम है उन दरख्वास्तों के हवाले से, और 2 बजे पीसीबी के इलेक्शन शेड्यूल है, तो 11-12 बजे सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि कल पीसीबी चेयरमैन का इलेक्शन हो रहा है। और अगर हो रहा है तो फिर यकीन तौर पर जैसे गुलाम मुर्तज़ा ने कहा, जो कि नॉमिनेशन आई है ज़का अशरफ साहब की जानिब से, और उन्होंने ऑलरेडी खुद कह भी दिया है कि जो उनकी पार्टी है पीएस पार्टी, जिनके पास वजारत है बैन सूबाई राब्ते की, और उनके वज़ीर एहसान मज़ारी बिल्कुल पब्लिकली हमारे शो में भी आके भी ज़का अशरफ साहब की हिमायत कर चुके हैं। तो इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं होगा कि ज़का अशरफ शायद कल अगर कोई कोर्ट की जानिब से फैसला नहीं आता, स्टे ऑर्डर नहीं आता, तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन मुंतखब हो सकते हैं। कल इस हवाले से मज़ीद अपडेट देंगे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर स्पेशल ओलंपिक्स में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी है उसके हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम की आखिर से में बात करते हैं जनाब स्पेशल ओलंपिक्स गेम्स की, जो कि जर्मनी में हुए। पाकिस्तान ने 10 गोल्ड मेडल जीते, और पाकिस्तान के अगर आप बात करते हैं जो सफ़ीर आबिद हैं, उन्होंने साइकिलिंग इवेंट के 10 किलोमीटर में जो है वो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। ख़वातीन साइकिलिंग में पाकिस्तान की मदीहा ताहिर ने चांदी का तमगा जीता। इसी तरह पाकिस्तान के मोहम्मद लुकमान ने स्पेशल वर्ल्ड गेम्स की 100 मीटर रेस में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया, जो कि एक बड़ी अचीवमेंट है। और मोहम्मद लुकमान ने 100 मीटर रेस का फासला 15.21 सेकंड में तय किया। इसी तरह लॉन्ग जंप में भी उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया, और पाकिस्तान के मीर वाइस ने 3000 मीटर रेस में पाकिस्तान के सिल्वर मेडल जीता। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, 10 मेडल पाकिस्तान ने वहाँ पर अपने नाम किए। और इसी तरह पावर लिफ्टिंग में, फील्ड हॉकी में और स्विमिंग में भी, और बास्केटबॉल इवेंट में, यानी कि डिफरेंट खेलों में पाकिस्तान के बच्चों ने जाके परफॉर्म अच्छा किया। गुलाम मुर्तज़ा से मैं तबसरा चाहूँगा। गुलाम मुर्तज़ा, डेफिनेटली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, जो कि इन बच्चों की पार्टिसिपेशन इटसेल्फ इज़ एन अचीवमेंट। हर बच्चा यहाँ पे जो मेडलिस्ट है या नहीं मेडलिस्ट, उसका वहाँ जाकर खेलना है तो स्पेशल ओलंपिक्स में इन स्पेशल बच्चों का यही एक बहुत बड़ी लाइफ अचीवमेंट है, जो आई थिंक इस दुनिया की मैं कहता हूँ खूबसूरती को बढ़ाती है कि ये स्पेशल ओलंपिक्स स्पेशल बच्चों के लिए मुनक्किद किए जाते हैं। और फिर अगर आप 10 मेडल जीत लें बतौर कंट्री, तो आई थिंक इट्स आइसिंग ऑन द केक। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि स्पेशल बच्चों को वैसे ही स्पेशल तवज्जो की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए खेल के इवेंट्स मुनक्किद करना ये बहुत बड़ी बात है। और स्पेशल ओलंपिक्स के मुकाबलों में और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जिस तरह वो बेहतरीन है, इन बच्चों ने पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया है, और हुकूमत को भी इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि हुकूमत की जानिब से स्पेशल बच्चों के खेलों के तरफ कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही। इस वजह से हुकूमत को भी चाहिए कि इन बच्चों की सरपरस्ती करे, इन खेलों की सरपरस्ती करे, क्योंकि ये बच्चे अपनी मदद आपके तहत मुख्तलिफ खेलों में पार्टिसिपेट करते हैं, और इन्हें ट्रैवलिंग के बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। कुछ ही दिन पहले हमने देखा कि व्हील चेयर जो टेबल टेनिस हुई थी, तो उसमें भी काफी सारे प्लेयर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवलिंग करके जाना होता है, और व्हील चेयर पे उन्होंने सफर करना होता है। और कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे वो व्हील चेयर पे सफर भी नहीं कर सकते, तो हुकूमत को भी चाहिए कि इनको सपोर्ट करे। गुलाम मुर्तज़ा, स्पेशली पावर लिफ्टिंग में अगर आप देखें तो हबीबुल्लाह ने पहले 83 किलोग्राम वेट कैटेगरी के डेड लिफ्ट में गोल्ड मेडल जीता, उसके बाद फिर स्क्वाट, बेंच प्रेस और कंबाइंड वेट में भी सिल्वर मेडल जीते। तो सिर्फ एक एथलीट ने 4 मेडल पाकिस्तान के लिए जीते, जो कि एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। जी बिल्कुल आउटस्टैंडिंग है, और दीगर जो एथलीट्स हैं उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुशाहिदा किया है, जिसमें जो अगर साइकिलिंग की बात करें तो उसमें भी पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, एथलेटिक के मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस है, और इस परफॉर्मेंस को कंटिन्यू आगे करने के लिए वही मैं बात कर रहा था कि फेडरेशन और हुकूमत को इन बच्चों के पीछे बिल्कुल गुलाम मुर्तज़ा ने ठीक कहा कि इनको बैक करने की जरूरत है। पाकिस्तान पहुंच जाएंगे शायद 1-2 दिन में, और इससे पहले अच्छा तोहफा दिया पाकिस्तान कौम को, लेकिन हुकूमत और स्पेशली प्राइवेट सेक्टर को चाहिए कि इन बच्चों को जब वापस आएँ तो इस्तकबाल भी किया जाए, और उसके साथ साथ इनको इनामात से नवाजा जाए ताकि इनकी हौसला अफजाई हो। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतने, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।